हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे बीएमएस सेकंड प्रॉफ के अंदर रोग निदान पेपर फर्स्ट की। और इसमें हम बात करने वाले हैं रोगी बल परीक्षा के बारे में। ठीक है, मतलब जो भी रोगी होता है, जो भी पेशेंट होता है, उसके हमें बल के बारे में यहाँ पर डायग्नोसिस करना होता है। ठीक, कि उसमें कितना बल होता है। तो यहाँ पर रोगी बल परीक्षा के लिए हम बात करेंगे यहाँ पर। तो 10वीं आतुर परीक्षा की, ठीक है। देखो, पहले हम बात करेंगे 10वीं परीक्षा भाव की, और इसमें हम बात करेंगे 10वीं आतुर परीक्षा। देखो, दो परीक्षाएं होती है। एक होती है 10वीं परीक्षा भाव और एक होती है 10वीं आतुर परीक्षा। दोनों को मैंने लिखा है, ये जितनी भी है ये सारी 10वीं आतुर परीक्षा है। मतलब आतुर के कौन होता है? रोगी होता है। यहाँ पर इन इन परीक्षाओं से रोगी का हम डायग्नोसिस करेंगे। और ये होती है 10वीं परीक्षा भाव। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी एग्जाम में आतुर परीक्षा बोले तो इनको एक्सप्लेन करना है, और जब 10वीं परीक्षा भाव पूछे तो इनको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और इन दोनों को मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर चुका है, जहाँ पर मैंने परीक्षा के बारे में बताया था कि जो परीक्षा होती है, त्रिविध परीक्षा बात करी, चतुर्विध करी, पंचविध करी, षटविध करी, अष्टविध करी, फिर 10वीं परीक्षा भाव और 10वीं परीक्षा बारे में वहाँ पर हम डिटेल में देख चुके हैं। ठीक है, तो आज यहाँ पर चैप्टर आया है रोगी की बल परीक्षा। मतलब जब भी आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे होगे और आपकी क्लिनिक में कोई पेशेंट आएगा, तो वहाँ पर आपको उस पेशेंट को किस तरह से एग्जामिनेशन करना है। ठीक है, उसके बल को किस तरह से एग्जामिनेशन करना है। ठीक, तो यहाँ पर रोगी को बल को जानने के लिए निम्न 10वीं परीक्षाएं होती है। तो 10, अगर रोगी को बल को जानना है तो ये 10 परीक्षा बताई गई है। प्रकृति, विकृति, क्षार, शयनन, प्रमाण, सात्म्य, सत्व, आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति, व्यय। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो ये विकृति है ना, ये रोग की परीक्षा होती है। जैसे मान लो पेशेंट को टीबी हुआ है, तो विकृति से हम क्या करेंगे? टीबी की परीक्षा करेंगे, या फिर जो भी रोग होगा, कोई सा भी रोग होगा उसकी परीक्षा करेंगे। बाकी की जो 9 हमारी परीक्षाएं है, उनसे हम रोगी के बल की परीक्षा करेंगे। इसमें कंफ्यूज मत होना। एमसीक्यू में आ सकता है कौन सी परीक्षा से हम रोगी के रोगी के रोग की परीक्षा करते हैं। तो रोग की परीक्षा के लिए विकृति आती है। बाकी जितनी भी परीक्षा होती है वो रोगी के बल के लिए होती है। जैसे कोई भी रोगी आता है, जो पेशेंट आता है आपके क्लिनिक में, सबसे पहले आप पता लगाने की कोशिश करोगे कि उस रोगी की प्रकृति क्या है। वातज है, पित्तज है, कफज है, सन्निपातज है, द्वंद्वज है। ठीक है, क्योंकि उसके अनुसार ही आप यहाँ पर ट्रीटमेंट करोगे। देखो, अगर यहाँ पर ये प्रकृति केवल पित्तज हुई, वातज हुई, तो ये हीन प्रकृति है। और द्वंद्वज हुई तो मध्यम है। और त्रिदोषज हुई तो वो बेस्ट प्रकृति मानी जाए, उसके अनुसार आप ट्रीटमेंट करोगे। विकृति से आप यहाँ पर जो भी उसको रोग होगा, टीबी होगा, ज्वर होगा, फीवर होगा, पायरिक्स है, जो भी है, उसकी यहाँ पर आप डायग्नोसिस करोगे। फिर आता है सार। सार मतलब जो अष्टसार होते हैं, कौन सा सार का वो पुरुष है। ठीक है, जो रोगी का भाई अष्ट कौन सा सार का पुरुष है। अगर मान लो वो रस सार का हुआ तो बल कम होगा, और मान लो वो अगर सत्वसार का हुआ तो बल बहुत जाता है। 8 प्रकार के सार पड़े थे, रस सार, रक्त सार, मांस सार। जितना ज़्यादा सार होगा उतना ही ज़्यादा उसमें बल होगा। ठीक है, फिर सहनन आता है। सेनन का मतलब है उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर किस प्रकार बना हुआ है। ठीक है, मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, कि ऐसे मसल्स अच्छी है नहीं है, कमजोर तो नहीं है, ज़्यादा मोटा तो नहीं है। फिर आता है प्रमाण। प्रमाण मतलब देखो, अब बॉडी का स्ट्रक्चर अच्छा होगा तो यानी कहीं ना कहीं बल ज़्यादा होगा। फिर होता है प्रमाण। प्रमाण मतलब ये है कि आचार्यों ने बताया है, कोई 84 अंगुल बताता है, कोई 120 अंगुल बताता है, कि आपकी जो शरीर की लंबाई इतनी होनी चाहिए। हर एक ऑर्गन की लंबाई बताई जाती है, उतना सब ध्यान नहीं रखना है ऑर्गन की। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जितना आचार्यों ने बताया है, अगर उसकी उतनी परिमाण में है, तो वो कहीं ना कहीं उसका जो बल होगा वो ज़्यादा होगा रोगी का। ठीक है, अगर नहीं है तो मध्यम होगा, और बिल्कुल भी नहीं है तो हीन बल होगा। फिर आता है सातवें। सातवें का मतलब है कि वो किस प्रकार का आहार विहार का सेवन कर रहा है, किस प्रकार की उसकी सातवीं हो गई है। वह मान लो वो अल्कोहल का सेवन कर रहा है, अल्कोहल उसके लिए सातवीं हो गई है। और जो गेहूं का खाना है और चावल है, ये उसके लिए सातवीं नहीं है। तो वो सब इसको यहाँ पर आपको परीक्षा करनी है। सत्व की परीक्षा करनी है, यानी उसकी मन की परीक्षा करनी है कि वो मन से कितना स्ट्रांग है। आहार की शक्ति देखनी है कि वो कितना आहार का पाचन कर सकता है। अगर ज़्यादा आहार का पाचन कर पाएगा तो रोगी का बल भी ज़्यादा ही होगा। व्यायाम शक्ति, व्यायाम ज़्यादा कर पाएगा तो रोगी का बल ज़्यादा होगा। और भी है एज के अनुसार, अगर रोगी बाल अवस्था होगा तो बल कम होगा, मध्यम अवस्था में होगा तो बल ज़्यादा होगा, अगर वी अवस्था जीर्ण अवस्था में होगा, बूढ़ा होगा तो बल कम होगा। तो इनसे क्या कर सकते हो, आप रोगी के बल की परीक्षा कर सकते हो। आखिर बल की परीक्षा करनी क्यों है सर? देखो, अगर आपके रोगी को आपको बल पता होगा तो आप वहाँ पर ट्रीटमेंट भी तो कर सकते हो अच्छे से। भाई आपको पता लग गया है ये जो रोगी है, ये जो पेशेंट है, वो बहुत कमज़ोर है। ठीक है, मैं ज़्यादा अगर इसको हैवी डोज दे दूंगा तो उसका कहीं ब्लड फेल ना हो जाए। ठीक है, इसको चक्कर वगैरह ना आ जाए, इसको वोमिटिंग ना हो जाए, डायरिया ना हो जाए। तो मैं उस पर देखूंगा। छोटा सा बच्चा है, अगर छोटे से बच्चा है, वो छोटे से बच्चे में अगर मैं मेडिसिन सही नहीं दूंगा,
उतनी डोज़ दूँगा जितने बड़े को देते हो, तो क्या वो सहन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। या कोई बूढ़ा व्यक्ति है, आपने देखा उसका बल बिल्कुल कम हो गया है, लेकिन आप कह रहे हो कि अरे इतनी औषधि की इसकी ज़रूरत है, उतनी ही देता हूँ। पर आपने उसका बल तो चेक ही नहीं करा, रोगी का बल तो बहुत कमज़ोर है, रोगी मन से बहुत कमज़ोर है, रोगी खाना नहीं पचा पा रहा है, अग्नि बिल्कुल मंद पड़ गई है, वातज प्रकृति का है, तो आपने इसको ऐसे हाई डोज़ मेडिसिन दे दी, हाई पोटेंसी वाली मेडिसिन दे दी, वातज वाली ही मेडिसिन दे दी, तो वो क्या करेगी, उसको कॉम्प्लिकेशन करेगी, रोग को ठीक ना कर उसके दोषों को उसके उपद्रव को और ज़्यादा बढ़ा देगी। तो इसलिए यहाँ पर आपको पहले रोगी के बल की परीक्षा करनी चाहिए, ठीक है? देखो 10वीं आतुर परीक्षा में हम क्या करते हैं, 10वीं आतुर परीक्षा में हम रोगी के बल की परीक्षा करते हैं और केवल विकृति से रोग की परीक्षा करते हैं। रोगी और रोग में कन्फ्यूज़ मत होना। 10वीं आतुर परीक्षा में हम रोगी के बल की परीक्षा करते हैं और उसी के अंदर जो विकृति है, उससे हम रोग की परीक्षा करते हैं, ठीक है? और 10वीं आतुर परीक्षा और 10वीं परीक्षा भाव में हम कंफ्यूज मत होना। मोस्टली एग्जामिनर आपसे पूछता है 10वीं आतुर परीक्षा, 10वीं परीक्षा भाव। कभी-कभी डिफरेंस भी पूछ सकता है, ठीक है? अब देखो ये दोनों चीज़ मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा चुकी है, वहाँ पर आप देखना, वहाँ पर आप अच्छे से समझना, क्योंकि ये बहुत बड़े टॉपिक थे जहाँ पर मैंने आपको अच्छे से हर एक चीज़ डिटेल में कवर कराई है, ठीक है? देन उसके बाद हम बात करते हैं दोष, भैषज्य, काल आदि परीक्षा भाव। मतलब आपको पहले जब भी ट्रीटमेंट करने से पहले उस पेशेंट के दोष को देखना है कि वातज दोष है, मतलब वातज मतलब एकज है, द्वादश है, सन्निपातज है, भेषज काल आदि की परीक्षा करनी है। वैध आदि औषध प्रयोग रोग एवं रोगी परीक्षण के उपरांत या बाद में करना है तो निश्चित रूप से वह औषध फलदायी होती है, ऐसे उपद्रव होने की संभावना नहीं होती है। मतलब कहने का मतलब ये है, पहले आपको रोग और रोगी की परीक्षा करनी है। रोग और रोगी की परीक्षा किससे कर सकते हैं? 10वीं आतुर परीक्षा से, ठीक है? रोग की परीक्षा विकृति से हो जाएगी और बाकी सबसे रोगी की परीक्षा हो जाएगी। अगर कोई भी ऐसा डॉक्टर है जो पहले रोग और रोगी की परीक्षा कर ले, उसके बाद अगर मेडिसिन देता है, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है? उस चिकित्सा का कोई भी उपद्रव देखने को नहीं मिलता है। मान लो कि आप अपने क्लिनिक में बैठे हो, जब भी क्लिनिक में बैठे हो तो आपके पास एक पेशेंट आएगा। पेशेंट आपको अपनी बीमारी बताएगा, ठीक है? अपनी बीमारी बताएगा, सर मेरे को चक्कर आ रहे हैं, उल्टी हो रही है, दस्त हो रही है, जो भी है XYZ, ठीक है? कमर दर्द है, पेट दर्द है, जो भी बता रहा है। तो पहले क्या करना है, पहले आपको उसको रोग और रोगी की, पहले उस रोग की आपने देख लिया कि रोग ये है, ठीक है? इसकी परीक्षा कर ली, ये रोग बढ़ा हुआ है या कम है या इसमें कौन से दोष की इन्वॉल्वमेंट है, वो आपने पता लगा लिया। फिर पता कराओगे जिस व्यक्ति को ये रोग है, उसकी तो मैं परीक्षा कर लूँ, उसको तो देख लूँ। अच्छा आप देख रहे हो, अच्छा ये मध्यम अवस्था का एडल्ट है, ठीक है? अच्छा अब वो पाचन शक्ति भी इसकी अच्छी है, ठीक है? इसकी उम्र भी ऐसे 20-22 साल है, ठीक है? मध्यम इसका पता लग गया, ठीक है? और आपको पता लगा इसकी जो प्रकृति है वो पित्तज प्रकृति, अच्छा ठीक है, ज़्यादा पित्तज प्रकृति, ज़्यादा उष्ण औषधि नहीं दूँगा, ठीक है? अगर मान लो कफज प्रकृति होती तो ज़्यादा शीत औषधि नहीं दूँगा, ठीक है? तो इस तरह से फिर आपने देख लिया प्रमाण, अरे इसकी लंबाई भी ठीक है, 5 फुट 6 इंच 7 इंच बढ़िया, मतलब ठीक है, जितनी है करीब-करीब 84 और 120 अंगुल से मेल खाती हुई है। इसके शरीर के अंग उतने बढ़िया है, ठीक है? इसका जो शरीर है बिल्कुल सेनन है, मतलब मसल्स भी अच्छी है, ज़्यादा कमज़ोर नहीं, ज़्यादा मोटा नहीं है, ठीक है? इसमें जो ये अष्टविसार पुरुष का के लक्षण है, मतलब मज्जासार पुरुष के लक्षण, ठीक है, सार भी अच्छा है। तो उसके अनुसार इन सबको करके आप ट्रीटमेंट करोगे, तो जो आप चिकित्सा करोगे उसके कोई उपद्रव आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, जब भी आपको किसी पेशेंट की चिकित्सा करना है, तो वहाँ पर आपको रोग और रोगी की परीक्षा करनी है, देन उसके बाद आपको चिकित्सा करनी है, यानी औषध देनी है। अगर उसके बाद औषध देते हो, तो चिकित्सा के आपको कोई भी उपद्रव देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है? देन उसमें फर्स्ट ऑप्शन पहला पॉइंट आता है चिकित्सा में दोष परीक्षा भाव, ठीक है? चिकित्सा में आपको पहले क्या करना है, दोष की परीक्षा करनी है। भाई कोई भी अगर क्लिनिक पे कोई पेशेंट आएगा, जब वो कोई आपको रोग बताएगा, तो उस रोग में आपको दोष का भी तो पता लगाओगे। सर दोष का कैसे पता लगाएँगे? भाई देखो, पहले तो क्या होता है कि उसके लक्षणों से पता लगा लो, वहाँ से पता नहीं लगाए तो आचार्य चरक ने नानात्मक रोग बताए हैं। 80 प्रकार के वातज, 40 प्रकार के पित्तज और 20 प्रकार के कफज, उनमें से ही पता लगा लो। उनमें से नहीं पता लगाते हो तो आचार्य चरक ने एक और बात कही है, आप अपनी युक्ति से पता करो फिर, ठीक है? तो यही बताया गया है कि रोग का प्रारंभिक कारण दोष ही होता है, अंत चिकित्सा प्रारंभ करने से पूर्व दोषों की स्थिति जाननी चाहिए। भाई सीधी-सी बात है, अगर आपने संप्राप्ति मैंने आपको कई बार पढ़ाई है, अगर आपको अच्छे से ध्यान है कि जब दोष प्रकोपित होते हैं, तो दूसरे के साथ मिलते हैं। जब दोष दूसरे समूर्छना होती है, तभी तो लक्षण उत्पन्न होते हैं, तभी व्याधि होती है। जब आपको यही नहीं पता होगा कौन-सा दोष प्रकोपित है, तो आपको यहाँ पर व्याधि का ज्ञान नहीं होगा और जब तक आपको व्याधि यानी संप्राप्ति तक का ज्ञान नहीं होता है, तो आप ट्रीटमेंट नहीं कर पाओगे। आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगर कोई कह रहा है कि
कि मुझे ज्वर है, तो पूरी ज्वर की संप्राप्ति आपको पता होना चाहिए। आपको निदान, पूर्वरूप, रूप, उपसर्ग, संप्राप्ति इन सभी का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है? तो इसलिए सबसे पहले आपको दोष का ज्ञान करना है कि कौन सा दोष इन्वॉल्वमेंट है। मान लो पित्तदोष इन्वॉल्वमेंट है, तो उसके अनुसार कि पित्तदोष का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसके दूसरे क्या हो सकते हैं? रक्त हो सकता है, ठीक है? फिर जो रक्त को दूषित कर सकता है, ठीक है? और किसको दूषित कर सकता है? इस तरह से, ठीक है? तो दोषों का अंशांश, कल्पना, गति, षट क्रियाकाल आदि पर विचार करना चाहिए। तो दोषों के अंशांश कल्पना करनी चाहिए। अंशांश कल्पना का मतलब ये है कि जो दोष प्रकोपित हुआ है वो कितने हेतुओं से हुआ है, एक हेतु से, दो हेतु से, कौन से हेतु से हुआ है, ठीक है? जैसे अगर मैं श्लोक की बात करूँ, जैसे वात है, मान लो वात दोष प्रकोपित हुआ है, तो वात किसकी वजह से हुआ है? जैसे श्लोक है, रूक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चलो, विशदम, खरम। तो इनमें जो हेतु है बात के, ये जो गुण है, इनमें कौन से अधिक सेवन करने की वजह से, इनके कौन से प्रकोप होने की वजह से हमारा जो वातोष प्रकोपित हुआ है। और षट क्रियाकाल का आदि का ज्ञान होना चाहिए। देखो जो षट क्रियाकाल वो आचार्य सुश्रुत ने बताई थी, जहाँ पर उन्होंने 6 स्टेज बताई: संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान, संचय, व्यक्त और भेद। ये चिकित्सा के 6 अवसर बताए कि इनमें जब भी आप चिकित्सा करोगे तो ये चिकित्सा यहाँ पर ठीक हो जाएगी। तो दोषों की अंशांश की कल्पना और दोषों की गति का पता होना चाहिए, षट क्रिया आदि का आपको विचार करना चाहिए, ठीक है? मानसिक रोगों में भी शारीरिक दोषों का प्रकोप होगा, दोषों से पीड़ित होती है। और ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे शारीरिक रोग है या जो मानसिक रोग है वो शारीरिक दोषों का भी प्रकोप होकर दोषों से पीड़ा होती है। जैसे मान लो कि जब भी कभी कोई किसी का रिलेटिव होता है या फिर कोई किसी का प्रिय होता है, वो उसे छोड़कर चला जाता है, तो उस केस में क्या होता है, उसे मेंटल प्रॉब्लम्स होती है और उस मेंटल प्रॉब्लम की वजह से उसे ज्वर हो सकता है, बॉडी में पेन हो सकता है, ठीक है? मसल्स फटीग हो सकता है, तो वो सारी चीज़ देखने को मिल सकती है। तो यही बताया गया है कि मानसिक प्रॉब्लम में शारीरिक दोषों को प्रकोप देखने को मिलता है। जैसे मैं आपको एक केस बताता हूँ, तो मतलब एक बच्चा बहुत ज़्यादा डिप्रेस था, ठीक है? मेरा केस नहीं है, मैंने भी मतलब वो पढ़ा था उसके बारे में। तो वहाँ पर क्या था कि एक बच्चे को बुखार था, ठीक है? तो वो बुखार उसको ना उतने बहुत दिनों से बुखार था, करीब-करीब 1 महीना हो गया, उसे मेडिसिन लेता रहा, उसको कोई भी यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं मिला, ठीक है? तो ट्रीटमेंट नहीं मिला, देन तो उसका क्यों कारण नहीं पता था, कॉज़ तो पता ही नहीं था ना यार, कौन कॉज़ नहीं पता था। कॉज़ क्या था कि वो मानसिक था, मतलब वो डिप्रेस था, वो व्यक्ति डिप्रेस था। डिप्रेस जब तक वो डिप्रेस रहेगा, तब तक वो उसको ज्वर बना ही रहता है। अब जब वो एक डॉक्टर को पता लगा, उसने उसकी स्टोरी, बैक स्टोरी समझी, पूछी क्या हुआ था, क्या नहीं, तब जाके उसने उसकी थेरेपी करी, तब जाके उसने थोड़े से उसके अ, कुछ साइकोलॉजिकल थेरेपी होती है, वहाँ से कराई, वो सब चीज़ करा के तब जाके वो ठीक हुआ, ठीक है? और बिना कोई मेडिसिन के, कोई पीसीएम नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए, कहीं कोई ऐसा रोग तो नहीं है जो मानसिक रोग, शारीरिक दोष को प्रकोपित कर रहा है। जैसे कि मान लो कि अगर आप मेंटली बहुत प्रॉब्लम हो, मान लो आपको कोई ऐसी डिजीज़ है, ठीक है? किसी को भी कोई डिजीज़ है, तो जिसको वो डिजीज़ है, वो क्या मेंटली वो से सफ़र कर, शारीरिक तो है ही, लेकिन मेंटली भी कर रहा है। या फिर ऐसे भी मान लो कि अपोज़िट हो गया ना, ये तो चल अपोज़िट हो गया, शारीरिक, मानसिक। भाई शारीरिक है, शारीरिक की वजह से मानसिक हो सकता है। या फिर जैसे मान लो अभी रीनीट का बहुत ज़्यादा चल रहा है, अभी रीनीट 2021 को हुआ है, 21 जून को ये एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है? योगा डे पे। तो इसमें क्या है कि आपको जो रीनीट एग्ज़ाम है, तो बच्चे वहाँ पर मेंटली बहुत प्रॉब्लम में है, ठीक है? मेंटली बहुत प्रॉब्लम में, बहुत ज़्यादा इन पर लोड है इस चीज़ का, ठीक है? अब वो मेंटली से क्या हो सकता है, उनको शारीरिक प्रॉब्लम भी हो सकती है कि किसी की भाई मेंटली प्रॉब्लम की वजह से ज़्यादा किसी को ज्वर हो गया, किसी को हार्ट अटैक भी हो सकता है। हार्ट अटैक तो खैर नहीं हो रहा, ठीक है? हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेंशन ले जाते हैं, बीपी हाई हो सकता है ऐसी चीज़ों में, ठीक है? और या फिर वो सुसाइड वगैरह कर लेते हैं। तो मतलब कहीं न कहीं जो मेंटल प्रॉब्लम है वो आपको फिज़िकल प्रॉब्लम या फिर इनको दोनों को प्रकोप कर सकते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं, चिकित्सा में औसत भैषज्य परीक्षा भाव। तो चिकित्सा में औसत भेषज परीक्षा भाव, देखो औसत का रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव, सूचक, आदर, बाल्यावस्था, तरुणावस्था एवं वृद्धावस्था आदि का ज्ञान होना चाहिए। पहले आपने क्या देखा, आपने दोष की परीक्षा कर ली, दोष की परीक्षा करने के बाद आप औसत की परीक्षा कर रहे हो। यानी जो आप औसत दे रहे हो उसकी तो परीक्षा कर लो, उसमें रसगुण वीर्य विपाक है या नहीं है। आप यहाँ पर मेडिसिन दे रहे जा रहे हो, मान लो आप अश्वगंधा दे रहे जा रहे हो किसी व्यक्ति को डिप्रेशन के लिए या फिर थोड़ी सी पावर बढ़ाने के लिए, नॉर्मल स्टेमिना वगैरह के लिए, आप अश्वगंधा का चूर्ण दे रहे हो कि आप अश्वगंधा का चूर्ण लिए 3 से 6 ग्राम दूध के साथ रात में, ठीक है? आपने औसत तो दे दी, औसत की परीक्षा नहीं करी। औसत का परीक्षा करने का मतलब ये है, वो नहीं देखा कि जो औसत हम दे रहे हैं उसमें रस, गुण, वीर्य, विपाक, मतलब उसका रसवंचक तो अच्छे से है ही नहीं। जब उसका रसवंचक अच्छे से है ही गया होगा नहीं, तो वो अच्छे से काम नहीं करेंगे, ठीक है? शुष्क, आद्रावस्था, बाल्यावस्था, तरुणावस्था और वृद्धावस्था। और ये भी चेक करनी है आपको कि जो वो व्यक्ति है
वो बाल्यावस्था में, तरुणावस्था में, वृद्धावस्था, ये सब चीज़ें। औसत का देश, रूप, भाग, कल्पना आदि को जानकर प्रयोग करना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि वो औसत वो कौन से देश से है, ठीक है? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ-कुछ ऐसी औसत होती है जो कहीं पर ज़्यादा पोटेंसी वाली मिलती है, कुछ ऐसी औषधि होती है जो कम पोटेंसी वाली मिलती है। जैसे मैं बात करता हूँ अनार की। अनार कहीं देखो, अनार मोस्टली अम्ल रस प्रधान होता है, लेकिन कई-कई देशों में जो अनार होता है ना, वो मधुर रस प्रधान भी होता है। तो ये भी डिपेंड करता है कि जो औषध है वो कौन से देश से है, उसका रूप क्या है, कौन-सा भाग आप यूज़ कर रहे हो, उसका प्रयोजन कौन-सा है, आप उसकी जड़ यूज़ कर रहे हो, त्वक यूज़ कर रहे हो, पत्तियाँ यूज़ कर रहे हो या पंचांग यूज़ कर रहे हो। कल्पना मतलब क्या बना रहे हो, जो हमारे बेसिक 5 कल्पनाएँ होती है, सूरज, कल, क्वाथ, शीत, फांट, ये सब। इन सभी को आपको जानना चाहिए, तब इनका प्रयोग करना चाहिए। देन उसके बाद हम बात करते हैं चिकित्सा में देश परीक्षा भाव। तो देश परीक्षा भाव करनी चाहिए। तो भूमि तो देखो अब यहाँ पर जो देश परीक्षा है ना, वो दोनों की होनी चाहिए। एक तो उस जो औसत उस भूमि से ले रही है, या फिर जो वो व्यक्ति है वो कौन सी भूमि पर रह रहा है। मतलब जो भी रोगी है वो कहाँ पर रह रहा है, श्रीलंका में है, मध्य प्रदेश में, या ऐसे स्थान पर है जहाँ पर कफ बढ़ा हुआ है, ठीक है, अनुप देश में, या ऐसे स्थान में जहाँ पर वात बढ़ा हुआ है, जंगम देश में, वो पता होना चाहिए। और दूसरा, उस रोगी का जो शरीर है वो भी क्या है, एक देशी है। तो इन दोनों का आपको ज्ञान होना चाहिए। भूमि, देश, आनुप, साधारण, जंगम। चिकित्सा रूपी कार्य का देश रोगी का शरीर ही होता है, ठीक है। तो चिकित्सा जो रूपी कार्य का जो देश होता है वो रोगी का शरीर होता है। चिकित्सा में काल परीक्षा भाव। तो यहाँ पर काल की भी परीक्षा करनी चाहिए। देखो मान लो कि किसी व्यक्ति के अंदर पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और मान लो वो शरद ऋतु है, और शरद ऋतु में वैसे ही पित्त का प्रकोप रहता है, और शरद ऋतु में मान लो गर्मी भी थोड़ी अच्छी खासी है, तो उस काल के अनुसार आप परीक्षा करो। ऐसा नहीं है कि आप और आपको उष्ण औषधि देनी है। चलो मैं एग्जाम्पल थोड़ा सही नहीं बैठ रहा, दूसरा बताता हूँ। जैसे मान लो कि शरद ऋतु में किसी व्यक्ति को अतिसार हो गया, ठीक है, मतलब अतिसार नहीं, विबंध मान लेते हैं, ठीक है, विबंध हो गया। अब यहाँ पर आप उष्ण औषधि दोगे। अब शरद ऋतु में क्या है, वैसे ही पित्त का प्रकोप रहता है, पित्त का प्रकोप रहता है, आप सभी जानते हो। तो यहाँ पर आप ज़्यादा उष्ण औषधि नहीं दे सकते हो, नहीं तो आपका पित्त दोष प्रकोप हो जाएगा, और पित्त दूसरे के साथ मिलकर लक्षण उत्पन्न और व्याधि को उत्पन्न कर सकता है, किसी और व्याधि को, जिसकी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपको ज़्यादा उष्ण औषधि नहीं दोगे, आप मृदु औषधि यहाँ पर आप दोगे। तो इसलिए भी आपको ये काल की भी परीक्षा करनी है, ठीक है। ये भी देखना है भाई, अब जैसे आप औषध देते हो, कहते हो ना कि ये औसत दिन में लेना है, ये दोपहर में लेना है, रात में लेना है, खाने से पहले लेना है। जैसे पेंटाप्राजोल होता है, 40 DSR होता है, तो उसको खाने से पहले बता दिया जाता है, ठीक है, सो या खाली पेट बता दिया जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है, ये जो PPI होता है, ये क्या होता है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर होता है, PPI। ये क्या करता है, आपके इस जो एसिड सिक्रीशन होता है उसको इनहिबिट कर देता है, जिससे क्या करता है, वो पूरे दिन उसका एक्शन अच्छे से चलता है, ठीक है। अब ये एसिड नहीं बनेगा तो कहीं ना कहीं आपको गैस नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये काल नित्यक होता है, अवस्थिक। देखो यहाँ पर दो प्रकार काल होता है, एक नित्यक काल होता है, एक अवस्थिक काल होता है। अब नित्यक कारण क्या है, जैसे ये समय है, आज दिन है, फिर रात होगी, ऐसे ही रोज होगा, ठीक है, वो जो नहीं बदलेंगे। ऋतु भी आएगी, आज ये ऋतु, आज मान लो क्या जून चल रहा है ना अभी, तो अभी ग्रीष्म ऋतु चल रही है, ठीक है। तो अभी ग्रीष्म ऋतु चल रही है, तो ग्रीष्म ऋतु चल रही है, तो आगे इसी जून में ग्रीष्म ऋतु फिर से आएगी, तो वो हमेशा चलती रहेगी। अब अवस्थिक मतलब क्या है कि वो अवस्था के अनुसार है। जैसे कल आपने कल जी लिया, मतलब आपने कल जी लिया, तो वो कल फिर कभी वापस नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कल आप बचपन में थे, छोटे थे, तो आज आप बड़े हो गए हो, तो आप फिर से छोटे नहीं हो सकते हो, ठीक है। आज जो दिन आपका चला जाएगा, कल वो आपका दिन कभी वापस लौट कर नहीं आएगा, ठीक है। ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो एक बार चली जाती है तो लौट कर वापस नहीं आती, वो होती है अवस्थिक काल, ठीक है। ठीक, देन उसके बाद आता है, यही हो गया बस। ऐसे ही हमारी अवस्थिक काल में ये है कि वी अनुसार, जैसे जब बच्चा छोटा था तो कब बड़ा हुआ था, और मध्यम अवस्था में आया तो वात पित्त बड़ा हुआ था, और तरुण अवस्था में आया तो वात बड़ा हुआ, ठीक है, इस तरह से। ऐसे ही स्टेजेस होती है, जैसे कैंसर की स्टेज है, वो पहले फर्स्ट स्टेज होती है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से। चिकित्सा में बल परीक्षा बाद, बल की भी परीक्षा करनी चाहिए कि वो सहज बल है, काल है, युक्तिकृत है, ठीक है। देखो ये मैं बता चुका हूँ, जेनेटिक होता है, काल मतलब सीजनल होता है, युक्तिकृत मतलब अच्छे आर प्यार की वजह से उसने बल बढ़ाया है, अवस्था अनुसार, देश अनुसार बढ़ता है घटता है, ये आपकी परीक्षा करनी चाहिए। शरीर का बल भी अग्नि के बल पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही बात। अग्नि का बल ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं खाना ज़्यादा खाओगे, अचार खाओगे, तो कहीं ना कहीं बल भी ज़्यादा ही रहेगा शरीर का। अंत शरीर का बल, रोग बल एवं अग्नि बल को जानकर चिकित्सा करनी चाहिए। आपको यहाँ पर शरीर के बल को ज्ञान करना है, रोग के बल का ज्ञान करना है, अग्नि के बल को ज्ञान करना है, तब जाके उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। फिर चिकित्सा में शरीर परीक्षा भाव।
तो चिकित्सा में शरीर परीक्षा भाग क्या होता है, इस शरीर की परीक्षा कर लो कि शरीर कृश है, मोटा है, सम है, मध्य है, कठोर है, सुकुमार है, इनकी परीक्षा करके आपको चिकित्सा करनी है। देन उसके बाद चिकित्सा में 7वें परीक्षा भाग बताया गया है कि जो स्व प्रकृति अनुकूल हो। मतलब देखो 7वें का मतलब है एक तरीके से फेवरेबल, ठीक है, जो आपके लिए फेवरेबल हो। देह, प्रकृति, ऋतु, देश, ओग, जाति, काल, अबल आदि का सम्यक ज्ञान पूरी चिकित्सा करनी चाहिए, ठीक है। देन इसके बाद आता है चिकित्सा में सत्व परीक्षा भाव, ठीक है। सत्व की परीक्षा का मतलब होता है मन से रिलेट करते हैं, तो मन को सत्व कहा जाता है। मन में सत्व, रज, तम तीनों गुण होते हैं और इनके आधार पर ही आपकी सात्विक, रासिक और तामसिक प्रकृति बनती है, ठीक है। देखो ये सात्विक, कोई व्यक्ति सात्विक प्रकृति का होता है, कोई रासिक प्रकृति का होता है, कोई तामसिक प्रकृति का होता है। ये 3 गुणों के आधार पर ही बनते हैं। फिर आता है चिकित्सा में प्रकृति परीक्षा भाव। भाई ये भी बहुत ज़रूरी है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि प्रकृति कौन सी है, वातज है, पित्तज है, कफज है, ठीक है। या कुछ प्रकृति जो होती है सात्विक प्रकृति है, रासिक है, तामसिक है, कुछ पंच महाभौतिक या पंच भौतिक प्रवृत्ति, ये सब आपको ज्ञान होना चाहिए। चिकित्सा में व्यय परीक्षा द्वारा, बिल्कुल सही बात है भाई, एज के अनुसार भी तो आपको करोगे भाई। जो चिकित्सा आप इस एडल्ट वाली स्टेज में दोगे वो आप छोटे बच्चों को नहीं दे सकते हो, और जो छोटे बच्चों को आप ट्रीटमेंट दोगे वो बड़े को नहीं दे सकते हो, इस तरह से, ठीक है। अब देखो जो मैंने आपको यहाँ पर ये सब समझाइए ना, ये पॉइंट आपके दिमाग में रहने चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको जब एक या तो इसका महत्व पूछे तो भी आपको ये पॉइंट लिख देने हैं, या रोगी बल परीक्षा पूछे तो भी आपको पॉइंट लिखने हैं। देन उसके बाद 10वीं आतुर परीक्षा जो हमने यहाँ पर बात करी थी, तो इनको भी एक बार यहाँ फिर से एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से इनका रोल होता है। तो पहला आता है 10वीं आतुर परीक्षा, ठीक है। मतलब यहाँ पर 10 प्रकार की रोगी की परीक्षा बताई गई है। तो आतुर बल प्रमाण को जानने के लिए 10वीं परीक्षा भावों की परीक्षा करनी चाहिए। जैसे पहला बताया गया है प्रकृति परीक्षा। अब देखो, अब प्रकृति देखो, या तो एकल एकल प्रकृति होगी, या द्वोदश प्रकृति होगी, या समदोष प्रकृति होगी। क्या, जैसे कि हम बता समदोष प्रकृति, तो समदोष प्रकृति में क्या होगा, जो मतलब इसमें वात दोष होगा, पित्त होगा, कफ होगा, ऐसी प्रकृति को श्रेष्ठ बताया गया है। श्लेष्मज में उत्तम है, पित्तज मध्यम है, वातज हीन है, सबसे बेकार प्रकृति। द्वादोषज निंदनीय होती है, और मानस सात्विक, रासिक और तामसिक। आपको यहाँ पर प्रकृति की परीक्षा करनी चाहिए। भाई मैं क्या कर रहा हूँ, 10वीं आसुर परीक्षा से रोग और रोगी की परीक्षा कर रहा हूँ। मतलब मैं उस पेशेंट को जान रहा हूँ, उस पेशेंट के अंदर जो डिजीज है उसको भी जान रहा हूँ। उस पेशेंट को जो डिजीज है उसके लिए केवल हम विकृति परीक्षा करते हैं, और सभी के लिए हम पेशेंट को जानने के लिए सारी परीक्षा करते हैं। प्रकृति परीक्षा करेंगे, सार सनन, ये सब चीजें, ठीक है। अब विकृति परीक्षा क्या है, आचार्य चरक ने विकृति परीक्षा हेतु दोष, विकृति परीक्षा वही उस दोष कि जो दोष है वो कितने बलवान है, दोष कितने कोपित हुए हैं, उन दोषों ने कौन से दूसरे को प्रकोपित करा है, ठीक है। उस दोष की प्रकृति क्या थी, ठीक है, सॉरी, तो देश कौन सा था, और काल क्या था, बल क्या था, अग्नि आदि के द्वारा परीक्षा करने का निर्देश किया गया है। तो इन सभी की आप परीक्षा करोगे, उस व्यक्ति का बल कितना है, उसमें अग्नि कौन सी है, कौन से काल में वो प्रकोपित हुए थे, तो इनकी परीक्षा करके आपको यहाँ पर निर्देश करना है। तो ये विकृति परीक्षा ये होती है रोग को जानने के लिए, ठीक है। रोग को जानने के लिए केवल विकृति परीक्षा होती है, और रोगी को जानने के लिए बाकी 10वीं आतुर परीक्षा की बची हुई परीक्षाएं की जाती है, ठीक है। जैसे तीसरा आता है हमारा सार परीक्षा। तो सार परीक्षा में क्या है कि सार अर्थात रस आदि धातु का विशुद्ध रूप, ठीक है। मतलब जो रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, इनका जो सूत्र रूप होता है उनको सार कहते हैं। सार परीक्षा आतुर बल प्रमाण एवं व्यय को जानने के लिए करते हैं, ठीक है। तो किसके लिए, इसकी व्यय को जानने के लिए और इसका बल के प्रमाण को जानने के लिए, ठीक है। अब देखो जितना ज़्यादा सार होगा उतना ज़्यादा ही बल होगा। तो ये भी हम रोगी के बल के लिए, रोगी को जानने के लिए यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है सैनन परीक्षा। तो ये भी रोगी के बल को जानने के लिए, रोगी को जानने के लिए होती है। कि सैनन का अर्थ है संयोजन या संघात। इसमें रोगी का शरीर की संरचना देखी जाती है, उसका संगठन देखा जाता है, ठीक है, वो सब चीज़ें। फिर प्रमाण आता है कि प्रमाण मतलब रोगी के अवयवों का मान उसके अंतर्गत किया जाता है कि 84 अंगुल है, 120 अंगुल है, वो सब चीज़ें। सातवें परीक्षा, सातवें परीक्षा मतलब होता है जो आत्मा के अनुकूल उसे साथ में कहते हैं। जैसे परवर है, परवर मतलब बेस्ट होता है, अवर मतलब बेकार होता है, और मध्य मतलब बीच का होता है। ये 3 प्रकार के साथ में होते हैं। फिर आता है सत्व परीक्षा। इसको मन की शक्ति होती है। जैसे परवर जो सत्व होगा वो सत्वगुण प्रधान होगा, मध्यम रजगुण वाला प्रधान होगा, अवर तम गुण वाला प्रधान होगा। फिर आती है आपकी आहार शक्ति। तो आहार शक्ति में क्या है कि इसके अंतर्गत भोजन करने की क्षमता तथा भोजन पच जाने की क्षमता का ज्ञान करते हैं। बिल्कुल सही बात है। आहार शक्ति से भी हम क्या करते हैं, रोगी के बल का ही तो ज्ञान कर रहे हैं। अगर रोगी ज़्यादा आहार को पचा पा रहा है तो उसकी अग्नि क्या ज़्यादा है, यानी कहीं ना कहीं बल भी ज़्यादा है। व्यायाम शक्ति परीक्षा, अगर रोगी बल ज़्यादा कर पाता है, वो बताता है सर डॉक्टर साहब मैं तो बहुत काम कर लेता हूँ, खेतों का काम कर लेता हूँ, भैंसों का काम कर लेता हूँ, और
जो भी होता है वेट लिफ्टिंग वगैरह भी कर लेता हूँ, जिम भी अच्छी खासी कर लेता हूँ, वेट सब उठा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कहोगे कहीं न कहीं उसके बल उसमें अच्छा खासा है। व्यय परीक्षा आप कर रहे हो कि वो बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, जो भी है, इसकी आप परीक्षा करोगे। जैसे यहाँ पर बताई गई है कि बाल्यावस्था को 30 वर्ष तक होती है, मध्यम अवस्था 30 से 60 वर्ष तक होती है और जीर्ण वृद्ध अवस्था 61 से 100 वर्ष तक की होती है। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब देखो मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा रोगी बल परीक्षा, ठीक है? हम बेसिकली यहाँ पर रोगी के बल की परीक्षा की बात करते हैं, ठीक है? रोग की नहीं करते, रोगी के बल की परीक्षा करते हैं, क्योंकि हमें रोगी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रोगी को नहीं जान पाओगे, तो आप ये को ये पता ही नहीं लगेगा आपको किस प्रकार की यहाँ पर मेडिसिन मेडिसिन देखनी है, ठीक है? किस प्रकार की आपको मेडिसिन देनी है, ठीक है? अब देखो मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जभी भी आप इस वाले चैप्टर को पढ़ो, तो एक काम करना, आप 10वीं आतुर परीक्षा और 10वीं परीक्षा में आपको पहले ऑलरेडी पढ़ लेना, तब इस चैप्टर को स्टार्ट करना। वैसे तो मुझे पहले बतानी चाहिए थी बात, कोई नहीं, अभी भी आपने देख लिया है, तो आप इन दोनों टॉपिक को जो मैंने परीक्षा विज्ञान के अंदर पढ़ा है, वहाँ से पढ़ सकते हो, नहीं तो आप चरक आचार्य जो चरक विमान स्थान 8, हाँ, चरक विमान स्थान 8 में भी दे रखे हैं दोनों टॉपिक, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है? तो अगर आप इन दोनों को पढ़ के आओगे तब इसको समझोगे तो आपका एक अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बनेगा, ठीक है? अगर आपको बेसिकली नाम याद है तो आप अपने दौरे से भी इन चीज़ों को लिख सकते हो, कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसा हार्ड नहीं है इतना, ठीक है? पर मैं ये चाहूँगा इसको और इसको दोनों को अच्छे से पढ़ो। मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन ज़रूर आएगा, क्योंकि ये आपके कई सब्जेक्ट के अंदर आ चुकी है, ठीक है? रोग निदान के अंदर भी आ गई है, चरक संहिता के अंदर भी आ गई है, रोग निदान के अंदर 2-2 जगह आ गई है चीज़ें। तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है इनसे यहाँ से क्वेश्चन पूछने के। तो जब भी आप रोगी बल परीक्षा को स्टार्ट कर रहे हो, तो एक बार 10वीं दातुर परीक्षा को, 10वीं परीक्षा को यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। अब जो मैंने पॉइंट ये बताए, इनको 1-2 बार पढ़ना है और फिर अपने मन से लिखना है इनको। कोई रटने ही नहीं बैठना है, ठीक है? फिर जो ये बताया, इनको भी समझना है और अपने मन से लिखना है। आपको केवल ये 10 नाम याद होने चाहिए। ये 10 नाम याद है तो आप बता सकते हो, भई प्रकृति है। प्रकृति में आप क्या बताओगे? भई या तो समदोष प्रकृति होगी, या वाता जोगी, पित्ता जोगी, कफा जोगी, या द्वंद्व जोगी, या सन्निपाता जोगी, या मानसिक प्रकृति होगी। आपको पता है कौन बेस्ट होते हैं, कौन नहीं, ये भी पता है। विकृति में क्या है कि आपको यहाँ पर रोग की परीक्षा करने के लिए आपको देश की परीक्षा, मतलब देश की परीक्षा करनी होती है, काल की परीक्षा करनी होती है, ठीक है? और ये सब चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ इसके अंदर, ठीक है? फिर कौन गया? तीसरा, हाँ, हमारा फिर आता है सार आता है। सार की आप परीक्षा कर सकते हो, कौन सा सार है, 8 सार होते हैं। सन बताया गया है कि उसका बॉडी कैसी है, कमज़ोर है, मजबूत है, जितनी है, जैसी भी है। परमाणु कितना है, सात्म्य कैसा, अवर है, प्रवर सात्म्य है, मध्यम सात्म्य है, ठीक है? सत्व क्या है, मन की शक्ति कैसी है, उसकी आहार की शक्ति कैसी है, व्यायाम से पता लगा लो, व्यय से पता लगा लो। तो ये सब अपने दौरे से आप लिख सकते हो। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। और अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है? अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हो। तो इसी के साथ हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। मैंने पूरी कोशिश करी है आपको हर एक चीज़ समझाने की। अगर फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और एक और रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप इस वीडियो को हाइप कर दिया करो, ठीक है? अगर जो भी आप इनिशियली कुछ 7 डेज़ होता है या 3 से 4 डेज़ होता है तो हाइप का ऑप्शन आता है, तो इसको हाइप कर दिया करो, ठीक है? हाइप मतलब क्या है, कमेंट सेक्शन, जब आप कमेंट वाले उसमें देखोगे तो साइड में ही आता है। कमेंट वाले बॉक्स में खोलना नहीं है, खोलने से पहले आप साइड में करोगे, इसको ऐसे करोगे तो यहाँ पर आएगा हाइप का, तो वहाँ पर कुछ पॉइंट दोगे तो जिससे थोड़ी मुझे हेल्प मिलेगी इस वीडियो को जो रीच में जाएगी। थैंक यू गाइज, फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए।